हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम द राइज ऑफ नासामेंट यूरोप का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इस पार्ट को द रेवोल्यूशनरी से स्टार्ट करेंगे। हम 4th पार्ट में कहाँ तक पढ़ चुके हैं? ट्रीटी ऑफ बीना। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें। और मैंने और भी पार्ट्स करा रखे हैं, वो उसकी मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो भी मैंने पार्ट्स कराए हैं वो नोट्स के साथ कराए हैं, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट्स भी मैं विथ नोट्स कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके पहले हमने पढ़ लिया था कि नेपोलियन डिफीट हो चुका था 1815 में और ट्रीटी ऑफ बीना साइन हो चुकी थी, ठीक है ना। अब ट्रीटी ऑफ बीना जब साइन हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे कुछ ऐसे उसमें प्रोविजंस किए गए थे जो कि लोगों को काफ़ी दिक्कत दे रहे थे। बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ थी, ऐसे उसमें सेंसरशिप भी था और पोलैंड रसिया में चला गया था, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो काफ़ी परेशान कर रही थी लोगों को, ठीक है ना। और वो क्रिटिसिज्म भी नहीं झेलना चाहते थे। कोई अगर उनकी बात नहीं माने तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। तो उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी आगे आए, कुछ लोग आगे आए। जैसे इंडिया में जब ब्रिटिश का रूल चल रहा था तो कुछ हमारे जो लीडर्स हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई वो आगे आए। तो यहाँ पे भी कुछ लोग आगे आने लगे, रेवोल्यूशनरी आगे आने लगे। क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए थी? आज़ादी चाहिए थी। तो जो रेवोल्यूशनरी थे उनका सबसे पहले एम क्या था, टारगेट क्या था उनका, ठीक है ना। तो जो उनका एम था वो था स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करना चाहते थे वो। कौन? रेवोल्यूशनरी, ठीक है ना। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ये जो ट्रीटी ऑफ बीना में था ना, बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया था, तो वो सब खत्म। ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी चाहिए थी उनको डेमोक्रेसी चाहिए थी। ऑटोक्रेटिक जितने भी रूल चल रहे थे, बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया था, वो सब हटा चाहते थे, वो सब हट जाए, ठीक है ना। एंड ऑफ मोनार्ची सिस्टम, वो मैंने बताया कि मोनार्ची को भी हटाना चाहते थे। एंड बॉन्टेड टू नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट मैं आपको बता चुका हूँ नेशन स्टेट होता क्या है। तो वो नेशन स्टेट चाहिए था उनको। नेशन कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन प्लेस और कॉमन रिलीजन। तो ये उनको नेशन स्टेट बनाने की परमिशन भी चाहिए, नेशन स्टेट बनाना चाहते थे वो। बॉन्टेड टू फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए था उन्हें, फ्रीडम चाहिए था उन सबको, आज़ादी चाहिए थी उनको, ठीक है ना। अब जो हमको रेवोल्यूशनरीज में जो याद रखना है, उनको याद रखना है गैसोपी मैजिनी, ठीक है ना। इनको हमको याद रखना है। जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी थे, हम याद किनको, अब इतने सारे को तो हम याद नहीं रखते। कुछ मेन जो लीडर्स थे हमारे उनको याद रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको किसको याद रखना है? यहाँ पे आपको याद रखना है गैसोपी मैजिनी, ठीक है ना। गैसोपी मैजिनी को आपको याद रखना है। तो अब गैसोपी मैजिनी क्या थे भाई? ये मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी, ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। हाँ, कौन सी सोसाइटी? कार्बोनरी। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो कौन सी सोसाइटी थी? कार्बोनरी, ठीक है ना। और ये क्या थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड और ये इनका सबसे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपको, ये क्या है? बिलीव ऑन दी यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये चाहते थे कि इटली क्या हो? यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। यूनाइट वो जो इटली है पूरा एक क्या बन जाए? नेशन स्टेट बन जाए। बिलीव ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है ना। दे फॉर्म यंग इटली इन मर्सलिज, और इनने एक यंग इटली फॉर्म की थी कहाँ? मर्सलिज में। एंड दे फॉर्म यंग यूरोप इन वन, इनने यंग यूरोप फॉर्म किया था वन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि उन्होंने कहाँ कौन सी दो सोसाइटी फॉर्म की थी, तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात आती है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो माइंड में क्वेश्चन आता है इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए तो हम क्या कहेंगे? एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है ना। हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे कहाँ से? 1832 1848। अब 1830 में दो आइडिया चल रहे थे। कौन कौन से दो आइडिया चल रहे थे? नेशन स्टेट, नेशन यूनिटी का, और लिबरल नेशनलिज्म। मैं ये दोनों ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस पार्ट। मैं पिछले पार्ट्स में ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब नेशन स्टेट और लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया चल रहा था कहाँ पे? यूरोप, ठीक है ना। अब द एज ऑफ रेवोल्यूशन में हमको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है जुलाई रेवोल्यूशन
और दूसरा है ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक बोले तो एक कंट्री का नाम है ग्रीक, और वहाँ पर रेवोल्यूशन हो तो ग्रीक रेवोल्यूशन। अब सबसे पहले हम जुलाई रेवोल्यूशन देख लेते हैं। जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था जुलाई 1830 में। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था। अब इसका पहला पॉइंट है बर्बन डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रो इन फ्रांस। अब बर्बन डायनेस्टी की आपकी हिस्ट्री आपको पता होगी, मैं आपको रिकैप करा देता हूँ एक बार। देखिए, बर्बन डायनेस्टी सबसे पहले फ्रांस में था, फिर लोगों ने मतलब वो अटैक किया तो फिर लोगों के हाथ में पावर आ गई, फिर नेपोलियन आ गया, नेपोलियन डिफीट हुआ तो फिर ट्रीटी ऑफ बीना, फिर बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर किया था। लेकिन इन दिस टाइम क्या किया, उसको फिर हटा दिया, ओवरथ्रो, फिर फेंक दिया उसको, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची वो सेटअप। अब भाई मोनार्ची तो रहेगी, लेकिन कौन से फॉर्म की रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म की मोनार्ची सेटअप कर दी फ्रांस में। हेड किसे बनाया, हेड बनाया, द हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची वॉज लुइस फिलिपी। लुइस फिलिपी, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लुइस फिलिपी, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, रेवोल्यूशन स्टार्ट इन ब्रसल्स। अब ब्रसल्स कहाँ है, रिकैप करिए, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा पावर शेयरिंग में। ब्रसल्स से कहाँ, बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम है ब्रसल्स, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका जुलाई रेवोल्यूशन वाला पार्ट्स कवर हो गया। अब इसके बाद आता है भाई ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक तो एक कंट्री है, आपको बात पता होगी। अब क्या था, ग्रीक अंडर द ऑटोमन एम्पायर। जो ग्रीक थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, ठीक है ना। तो ग्रीक स्ट्रगल इन 1821 टू इंडिपेंडेंस। उन्होंने 1821 से भाई इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। छोटा सा कंट्री है ग्रीक, छोटा सा, ठीक है ना। तो उन्होंने 1821 से क्या किया, उन्होंने बोला भाई हमें भी आज़ादी चाहिए। यूरोप में बहुत आइडिया स्प्रेड हो रहा था ये नेशनलिज्म का, तो इन्होंने बोले हमको भाई आज़ादी चाहिए। तो अब इनको सपोर्ट किनका मिलता है, ग्रीक गॉट सपोर्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। इनको सपोर्ट मिलता है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, और पोएट से, कुछ आर्टिस्ट से, इनसे इनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, ठीक है ना। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। और फाइनली जब इतना इन सबको सपोर्ट मिल गया, पोएट से भी, आर्टिस्ट से भी, राइटर से भी, तो इन सब से जब इसको सपोर्ट मिला तो फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 साइन हो गई और ये इंडिपेंडेंस हो गए। अब यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ से बनता है, एमसीक्यू बनता है कौन सी ट्रीटी थी वो जिससे ग्रीक क्या हो गया, जिससे ग्रीस को आज़ादी मिल गई। तो बुक ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है कि कौन सी ट्रीटी थी जिससे ग्रीक आज़ाद हुआ। तो वो कौन सी ट्रीटी थी, ये ट्रीटी थी आपकी कौन सी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832। डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, 1832। अब द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एज ऑफ रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन में आपको छोटे छोटे 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। कहाँ गया भाई, रुक जाओ। तो इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं इसमें आपको, ठीक है ना। 3 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं मैं वो आपको बताता हूँ अभी। पहला है आपका रोमांटिज्म, ठीक है ना, पहला है आपका रोमांटिज्म। दूसरा है हंगर हार्ट्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, एंड तीसरा है रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ये आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक सेकंड, कहाँ गया भाई, हाँ भाई मिल गया। चलिए, हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला पढ़ना है रोमांटिज्म, दूसरा हंगर हार्ट्स एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, थर्ड पढ़ना है हमें द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रोमांटिज्म से, ठीक है ना। तो रोमांटिज्म का फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीन्स बता देता हूँ। रोमांटिज्म का मीन्स है कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। जैसे अब इसको मैं आपको एक कहानी में बताता हूँ। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है ना। अब आपको इंडिया की मतलब आप इंडिया में रहते हो तो आपको इंडिया के सॉन्ग्स पसंद होंगे, इंडिया का कल्चर पसंद होगा। क्यों, क्योंकि यार आप इंडिया में रह रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में रहोगे तो वहाँ का कल्चर पसंद है, फिर कहीं भी जहाँ पे जो, मान लीजिए मैं जहाँ रहता हूँ मुझे वहाँ का कल्चर पसंद है, आप जहाँ रहते हैं आपको वहाँ का कल्चर पसंद है। तो
अब एक मैं पहले आपको बता दूं, एक आपको एक नाम याद रखना है, कौन? जॉन गॉटफ्राइड। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि भाई अगर नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करना है तो उसमें हमें रोमांटिज्म डालना पड़ेगा, ठीक है ना, रोमांटिज्म उसमें हमें डालना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे अब कोई मान लीजिए जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें इंडिया का कल्चर पसंद है, इंडिया के सॉन्ग्स पसंद है, इंडिया का सब कुछ हमें इंडिया का पसंद है, ठीक है ना। तो अब हमारे अंदर क्या है? रोमांटिज्म है। अगर कोई इंडिया पे अगर कोई आँख भी उठा के देखेगा ना तो उसके लिए लड़ाई कौन करेगा? हम लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये हम एक तरीके का हमसे एक सेंटिमेंट जुड़ा है इंडिया से, मतलब एक तरीका हमसे इंडिया से हम जुड़े हुए हैं। कोई भी अगर इंडिया पे कुछ भी होता है तो उससे इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, मैच इंडिया अगर जीतती है तो हम हैप्पी होते हैं। क्यों हैप्पी होते हैं? भाई उस टाइम में मिल नहीं रहा कुछ, पैसे नहीं मिल रहे हमें कभी कुछ, मगर इसलिए खुश होते हैं क्योंकि भाई वो हमारा कंट्री है इंडिया, वो जीत रहा है तो उससे हमें बहुत 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 हैप्पीनेस मिलती है। और कभी हारता है, वैसे इंडिया हारता तो नहीं है कभी, बट हारता है कभी कभार तो हारता है, ठीक है। तो अगर हारता है तो उससे हमें सैडनेस बहुत लगती है, यार इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। उससे भी अगर हारती है तो हमारा ज़्यादा नहीं है कुछ, लेकिन वो हमारा एक कंट्री है, उससे हम अब जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने जो जर्मन जॉन गॉटफ्राइड ने कहा कि अगर हमें नेशनलिज्म मतलब अगर नेशन को यूनाइट कराना है तो हमें रोमांटिज्म की फीलिंग बढ़ानी पड़ेगी। मतलब जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, मतलब उनको उसमें ये फीलिंग जगानी पड़ेगी जहाँ आप रह रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है ना, और आप इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, या मतलब तो उन्होंने ये हमको एक बताया जर्मन जॉन गॉटफ्राइड में, ये आप इनका नाम याद रखिए। अब हम इसमें आपको रोमांटिज्म का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। अब भाई क्या था? ग्रेट पावर। उस टाइम की ग्रेट पावर कौन थी? रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये उस टाइम की ग्रेट पावर थी। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पोलैंड इन रोमांटिज्म। अब इसके पहले मैं बता दूं कि भाई होता क्या है, पोलैंड को ये तीनों हटा देते हैं। अब हटा देते हैं, पोलैंड पर आ जाता है किसका? रसिया का। रसिया तो पावरफुल था भाई, बहुत पावरफुल था उस टाइम का। तो अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पोलैंड इन रोमांटिज्म। पोलैंड की कंडीशन क्या हो गई रोमांटिज्म मूवमेंट जब चल रहा था? तो सबसे पहले तो रसिया का राज आया, तो रसिया ने सबसे पहले तो पोलिश लैंग्वेज आर रिमूव्ड, हमने बोला पोलिश लैंग्वेज चलानी नहीं भाई। कौन सी लैंग्वेज चलाएंगे हम? रशियन लैंग्वेज चलाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई रसिया का राज चल रहा था। तो रशियन लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंट ऑन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में रशियन लैंग्वेज इम्प्लीमेंट कर दी। लेकिन जो वहाँ के पोप्स थे, मतलब जो चर्च में लोग काम करते थे, वो तो बोलते थे भाई हम रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, हम तो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, दोज पीपल आर नॉट फॉलो दिस गाइडलाइन, मतलब जो भी पर्सन वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे थे तो उनको क्या होता था? रसिया तो ग्रेट पावर था, टू गेट पनिश्ड। अब उनको पनिशमेंट क्या मिलती थी? उनको पनिशमेंट मिलती थी टू गेट अ साइबेरिया, उनको साइबेरिया में डाल दिया जाता था। अब साइबेरिया कहाँ है? साइबेरिया रसिया का सबसे ठंडा प्लेस है साइबेरिया। अगर वहाँ पे किसी को डाल दिया जाए तो मतलब उसकी डेथ होना 100% क्लियर है, ठीक है ना। तो साइबेरिया में डाल देते थे उसे। और इसके बाद क्या होता है फिर? इसके बाद होता है अब उनको साइबेरिया में, अब इसमें एक कहानी भी है, ठीक है ना। अब वो कहानी है क्या, वो मैं बताता हूँ आपको। अब एक कहानी तो यही है कि जो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते थे उनको साइबेरिया रसिया में डाल देते थे, ठीक है ना। अब जो हम कहानी पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? हंगर हार्ट्सबैन पॉपुलर रिवॉल्ट की, ठीक है ना। हंगर हार्ट्सबैन पॉपुलर रिवॉल्ट, ये सेकंड टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। हंगर हार्ट्सबैन पॉपुलर रिवॉल्ट, यहाँ पे पॉपुलर लिखना भूल गया, ठीक है, पॉपुलर रिवॉल्ट। अब क्या होता है भाई, इन 1830 इज द बैड इकोनॉमिक्स टाइम ऑफ यूरोप। 1830 बहुत गंदा टाइम था यूरोप का, बहुत गंदा टाइम। अब क्यों था गंदा टाइम वो देखना पड़ेगा, गंदा टाइम क्यों था भाई वो देखना पड़ेगा। कहाँ गया भाई? हाँ, अब गंदा टाइम भाई इसलिए था भाई, एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ, अब गंदा टाइम इसलिए था क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी।
अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो भाई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। बात जैसे जैसे मान लीजिए बहुत पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कहीं की, भाई अब ये फैक्ट्री में है, गुड्स तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मतलब जब उनकी क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नीड्स भी बढ़ेगी, ठीक है ना। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो ज़रूरतें बढ़ेगी फिर, और कंपनी तो मतलब कंपनी की वो इनकम या मतलब कंपनी का वो नहीं बढ़ा के कंपनी ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर रही है, वो फिक्स है उनका। लेकिन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो नीड्स बढ़ेगी। अब जब नीड्स बढ़ेगी तो भाई जो अमीर लोग हैं वो खरीद लेंगे, बट जो गरीब लोग हैं वो तो यार उनको वो तो भूखे, फिर क्या होगा उनका, क्योंकि उनके पास तो इतने पैसे भी नहीं है वो कोई चीज़ अफोर्डेबल कोई भी चीज़ खरीद सके। तो वही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आ चुका है एक बार, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो इसको आपको आंसर में क्या लिख के आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आंसर में लिखना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मैंने बताया पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1830। गुड्स आर, अब क्या होता है, गुड्स आर इम्पोर्ट इन ऑस्ट्रिया सो दे आर चीप। अब भाई यूरोप के जो प्रोड्यूसर, छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे जो, उनको बहुत लॉस हो रहा था इस चीज़ से। क्यों लॉस हो रहा था, क्योंकि भाई जो गुड्स थी अपनी वो कहाँ से आ रही थी, गुड्स आ रही थी अपनी ऑस्ट्रिया से। अब भाई जब ऑस्ट्रिया से गुड आ रही थी, मतलब सामान आ रहा था, वो सस्ता होता था। सस्ता इसलिए होता था क्योंकि भाई वो मशीन से बनाया जाता था, इसलिए वो होता था सस्ता, ठीक है ना। तो अब भाई होता क्या है, वो जो सस्ता सामान होता था, अब भाई कोई भी सामान अगर सस्ता है तो भाई जो जनता है, जो जो हमारी मतलब इंडियन की, जैसे अब इंडिया में कोई चीज़ें सस्ती मिल रही तो सब लोग सस्ती चीज़ खरीदेंगे, और जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे वो लगातार लॉस हो रहा था उनको, और वो अनएम्प्लॉयमेंट बनते जा रहे थे, छोटी छोटी फैक्ट्री बंद होती जा रही थी तो काम ही नहीं था उनके पास, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत फैल रहा था उस टाइम। और भाई माइग्रेशन हो रहा था, माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लोग जा रहे थे। अब कहाँ से आ रहे थे, गांव से लोग सिटी की तरफ आ रहे थे कि भाई सिटी में तो हमें कुछ खाने को मिलेगा, वहाँ तो कुछ काम मिलेगा, तो इसी में लोग आ रहे थे सिटी में, और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब भी हो रही थी। इतने सारे लोग आ गए थे, ना ही उन्हें अच्छी तरह से कुछ मेडिसिन की व्यवस्था थी, ना ही सैनिटाइजेशन, कुछ मतलब बहुत हालत ख़राब चल रही थी। और भाई पेरिस तो था, पेरिस की बहुत गंदी इकोनॉमी टाइम थी 1830, मतलब रोड में आ गया था पूरा पेरिस, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में फूड शॉर्टेज भी, अब भाई मैंने बताया कि खाने पीने को लोग को कुछ नहीं मिल रहा था क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, खाने पीने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था लोग को, ठीक है ना। अब क्या होता है, इन दैट रीजन लुइस फिलिपी आर सिन बियर एंड आर रिवॉल्ट, ठीक है ना। अब क्या होता है, इसी वजह से लुइस फिलिपी को हटा दिया जाता है, लुइस फिलिपी को हटा दिया जाता है इसी वजह से कि भाई तुमसे कुछ नहीं हो रहा, भागो यहाँ से, तो लुइस फिलिपी को हटा दिया जाता है। अब लुइस फिलिपी को भी हटा दिया गया भाई। अब क्या होता है, अब भाई अब होता है, अब इसी के बाद क्या होता है, बीवर्स आर रिवॉल्ट। अब बीवर्स ने भाई रिवॉल्ट कर दिया, किसके खिलाफ कर दिया, जो उनका मालिक था, कौन सा, कंस्ट्रक्टर के खिलाफ, ठीक है ना। अब क्या होता है, मतलब बीवर्स मतलब काम वाले लोग, ठीक है ना, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। अब रिवॉल्ट क्यों किया, रिवॉल्ट के भी कुछ कारण होंगे, कारण था भाई उनके पास, बाय लो वेजेस, लगातार भाई अब कंपनी घाटे पे जा रही थी, तो जो उनके जो उनका मतलब हेड था वो लगातार जो इनके मतलब बीवर्स की क्या सैलरी कम करता जा रहा था, वेजेस कम करता जा रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, फाइनली सम आर डेड। अब भाई रिवॉल्ट में काफ़ी लोग मारे गए, ठीक है ना। अब लेकिन इसके बाद जो कंस्ट्रक्टर था, मतलब जो उन वहाँ के मतलब इंडस्ट्री के ऑनर्स थे, उनको समझ में आया कि भाई अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब चेंज नहीं किया ना तो लोग खड़े होने लगे हैं खिलाफ, अब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने जो चेंज आए सोसाइटी में वो क्या था, राइट टू वोट। एक तो वोट सबको, अब राइट टू वोट मिल गया सबको, ठीक है ना। राइट टू वर्क, सबको वर्क मिल गया, ठीक है ना, ये चेंज है। अब जो अपना तीसरा टॉपिक है द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स पढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे मैंने पहली लाइन लिखी है, ऑन 18 मई 1848 831 मेंबर्स आर इलेक्टेड इन नेशनल असेंबली। कितने,
831 मेंबर इलेक्ट हुए नेशनल असेंबली में। अब क्या भाई, मिडिल क्लास आर डिसाइड टू गिव अ वोट ऑफ जर्मन नेशनल पार्टी। मिडिल क्लास में कौन लोग थे? मिडिल क्लास में थे टीचर, क्लर्क, डॉक्टर, ये लोग थे। अब इन्हीं के आइडिया चल रहे थे, नेशनलिज्म का आइडिया, और एक तो इनका चला था लिबरल नेशनलिज्म। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट किसको देंगे, हम वोट देंगे जर्मन नेशनल पार्टी को, ठीक है ना। अब मिडिल क्लास आर वांटेड टू, वो क्या चाहते थे मिडिल क्लास वाले लोग? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे, ठीक है ना। डिमांड टू मेकिंग नेशन स्टेट। अब मैंने ये भी बताया वो क्या, वो जब भी मिडिल क्लास लोग का जो आइडिया था वो था कि नेशन स्टेट का उनका आइडिया हमेशा चल रहा था। आफ्टर 831 मेंबर्स आर इलेक्टेड, सो पार्लियामेंट यहाँ पे ये डोमिनेट था, सॉरी, तो यहाँ पे पार्लियामेंट आर डोमिनेट, ठीक है ना। पार्लियामेंट डोमिनेट हो गई, डोमिनेट मतलब पूरी डिपेंड हुई किन पे? मिडिल क्लास पे। 831 मेंबर थे उनके। अब भाई जैसे अभी की पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट है, किस पे डोमिनेट है? एनडीए पे। वहाँ पे किन की? क्योंकि वहाँ पे एमपी की जो नंबर्स, मतलब उनकी जो ज़्यादा नंबर्स किन के हैं? एनडीए के, अलायंस एनडीए, ठीक है ना। तो उनका नंबर ज़्यादा है पार्लियामेंट में। डोमिनेट किस पे है पार्लियामेंट? एनडीए पे। तो उसी तरह जो मिडिल क्लास पे थी वो पार्लियामेंट डोमिनेट हो गई थी। बट residents are demanded of worker and artisans are constantly lost their support। अब इनको जो सपोर्ट कर रहे थे सारे, वो इसी की, मतलब जो भी इनको सपोर्ट कर रहे थे वो इन लोग की बात नहीं मान रहे थे, ठीक है ना। अब जैसे इनको सपोर्ट किनका था? वर्कर, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट इनका, ठीक है ना। मतलब वर्कर और जो आर्टिस्ट थे उनका सबको सपोर्ट था इनके पास। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया? अब इन लोगों ने उन्हीं की बात सुनना, मतलब उन्हीं की बात नहीं सुन रहे थे। तो अब भाई उनकी जब बात नहीं सुनेंगे तो वो अपना सपोर्ट हटा लेंगे फिर। तो फिर उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया और फिर से ये पार्लियामेंट है वो डिजॉल्व हुई। लेकिन इसके बाद भी चेंज आए। अब चेंज क्या है? सबसे पहले तो सेफ फीड्स फ्रॉम सेफ ड्रम, ठीक है ना। पीजेंट्स को जो सेफ ड्रम, मतलब जो मैंने आपको मेरा फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा हो तो, फीड पीजेंट फ्रॉम सेफ ड्रम, जो किसानों को काम करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता था। अगर किसान काम करते तो इनसे अच्छी वेजेस लेंगे, ठीक है ना। वो सिस्टम भी अब ख़त्म हो गया था। अब भाई और इसका दूसरा पॉइंट, और इसमें जो मैंने बताया सीप पीजेंट फ्रॉम सेफ ड्रम, अब मतलब उनको फ्री में काम नहीं करना पड़ता था और इनको सबको हाई वेजेस, जो भी काम करते हैं उनको हाई वेज मिलती, ठीक है ना। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का मैं आपको बता दूंगा। और बस आपका चैप्टर्स ऑलमोस्ट लास्ट है, क्योंकि अब 3 यूनिफिकेशन है, इसके बाद एम्परियलिज्म और नेशनलिज्म है। आई होप आपने मेरे पूरे पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो आई सजेस्ट वो आप पूरे पार्ट्स ज़रूर देखें, तभी आपको ये पार्ट्स समझ में आएगा, ठीक है ना। और अगर यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।